तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि योंगजी छुपकर होते पर अटैक करना चाहता था, जिसके लिए वो ओट में होकर सामने होते का वेट कर रहा था। इसे लगता है कि होते को बुलाए काफी समय बीत चुका है, तो इसे अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। बिकॉज योंगजी के होते के चमचा रह चुके होने की वजह से उसे अच्छे से मालूम था कि होते को अगर कहीं पर बुलाया गया हो तो वो कभी भी लेट नहीं होता है। मतलब कि होते की डिक्शनरी में लेट जैसा कोई वर्ड ही नहीं था। तभी योंगजी को लगता है कि होते ने जैसे इसके कान के करीब आकर इसे पुकारा है, मगर इसके मुड़कर देखते ही वो वहाँ से गधे के सर से सींग की तरह गायब हो चुका था, जिसको योंगजी ढूंढने लगता है कि क्या वो भूत है जो अचानक से गायब हो गया। और इसके पीछे पलटकर देखने से पहले ही वहाँ किसी के हाथ में पत्थर देखते हैं, जो कि वो योंगजी के सर पर जोर से हिट करता है। यहाँ पर क्लियर तो नहीं दिखाया गया कि ये होते था या फिर होते का कोई भेजा हुआ आदमी, मगर कुछ ब्लर सी पिक्चर से हमें लगता है कि वो वहाँ पर होते ही था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि एक पूरा वीक बीत चुका है। पार्क ह्योबिन एज यूजुअली योंगजी का वेट कर रही है। इसके एक वीक से योंगजी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इवन कि तब से जब कुछ दिन पहले योंगजी होते से फाइट करने का कहकर ह्योबिन के पास से चला गया था। ह्योबिन के मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं कि कहीं होते इसके रिवेंज के बारे में जानता तो नहीं है, मगर फिर वो खुद से बोलती है कि वो कैसे जान सकता है, इसका तो मेरे अलावा किसी को मालूम ही नहीं है। रिवेंज वाली बात तो सिर्फ और सिर्फ ह्योबिन के दिल में थी। तब होते ह्योबिन की सोचों में गुम देखकर इसके कान के पास जाकर इसे चमकाता है और इससे पूछता है कि वो किस चीज के बारे में इतना डीपली सोच रही है। तो ह्योबिन इससे बोलती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो वैसे ही खड़ी थी। तो वैसे कहता है कि तुम्हें पता है जब तुम कुछ छुपाती हो तो और भी प्रिटी लगती हो, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। जिसे सुनकर ह्योबिन थोड़ा सा नाराज होते हुए उससे बोलती है कि तुम हमेशा हर बार इसी बात पर क्यों खत्म करते हो कि चलो डेट पर चलते हैं, क्या इसके अलावा तुम्हारे पास कहने के लिए और कोई बात नहीं है। तो वो इसे डायरेक्ट बोलता है कि अगर मैं तुम्हें डेट पर ना ले जा पाऊँ या तुम्हारे साथ मिलकर कुछ ऐसा ना कर पाऊँ तो मुझे लगेगा कि मैंने वेस्ट में तुम पर इतनी मेहनत की और मेरा लॉस हो जाएगा ना। तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी तो मैं तुम्हारी सबकी सब विशेष को पूरा कर दूंगा। ह्योबिन उसे बोलती है कि रियली। इसकी ये बात सुनकर ह्योबिन अपने मन में बोलती है कि क्या मेरे लिए मर भी सकते हो। तो वो इसे बोलता है कि इवन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ह्योबिन को झटका लगता है कि उसने इसके मन की बात को कैसे सुन लिया और ह्योबिन इसे बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। तो वो मुस्कुराकर कहता है कि मैं तो जोक मार रहा था और कुछ नहीं। तो ह्योबिन नॉर्मल होते हुए बोलती है तो मतलब तुम इस तरह के लेम जोक्स मारते ही रहते हो क्या। तो बोलता है कि नहीं, मगर मैं देखना चाहता था कि तुम कैसे घबरा जाती हो, तो मैंने देख लिया। फिर ह्योबिन थोड़ा टॉपिक चेंज करते हुए इसे बोलती है कि अब मुझे बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। जिस पर वैसे अपने साथ एक पिक्चर लेने को बोलता है, जिस पर ह्योबिन मान जाती है और होती सेल्फी लेने के बाद हाईजी के पास फौरन जाता है, जो इसे अपने रिलेशनशिप में होने और डेट पर होने के पूरे 100 डेज गुजर जाने का रिमेम्बर करवा रही थी। होती इसकी बात सुनकर इसे चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या वाकई में हम लवर्स हैं क्या हैं। जिसकी बात सुनकर हाईजी तब कर बोलती है इसका क्या मतलब है, तुम्हें क्या लगता है कि बगैर डेट के तुम किसी भी लड़की के साथ सो सकते हो क्या। तो वैसे कहता है कि लव का डेट के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। हाईजी गुस्से से इसे देखते हुए बोलती है कि तुमने मजाक समझ रखा है क्या, मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ कि मतलब बगैर किसी फीलिंग्स के मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तब होते अपने पॉकेट से इसे एक गिफ्ट निकाल कर देता है और बोलता है कि ये रहा हमारी 100 डेज डेट की एनिवर्सरी का गिफ्ट। जिसे देखकर हाईजी बहुत खुश थी और एक्साइटमेंट में इससे पूछती है कि ये क्या है। तो वैसे बोलता है कि खुद खोल कर देख लो। जब हाईजी अपना गिफ्ट खोलकर देख लेती है तो इसे बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम्हारी सिगरेट पीने के लिए यूनिक लाइटर ला कर दूंगा, तो ये रहा। और तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो, वरना कहीं तुम्हें गुस्से का डिसऑर्डर न हो जाए। फिर हाईजी को अपनी और ह्योबिन की ली गई रीसेंट पिक्चर दिखाकर बोलता है कि वो इसे अपनी किसी ऑनलाइन प्रोफाइल पर लगाएगा, जहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसके प्रिटी फेस को देखकर अपने मन को शांति पहुँचा सके। ऐसे बोलता है कि देखो ना कितनी प्रिटी लग रही है। हाईजी को इसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था, तो वैसे बोलता है कि तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करना नहीं सीख सकती हो। वैसे मैं तुम्हें ये पिक्चर गिफ्ट देने से पहले दिखाना चाहता था, जब तुम्हारा मूड काफी खराब था तब मैं ह्योबिन के पास गया था और पिक्चर के लिए बोला था, मगर मैंने टाइमिंग मिस कर दी और तुम्हें लाइव नहीं दिखा पाया, सॉरी। तुम्हारा ये सब करने का आखिर मकसद क्या है। डेट पर तुम मेरे साथ हो और मस्तियाँ तुम वहाँ जाकर कर रहे हो, तुम मुझे बताओ आखिर ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। तो आंसर करने के बजाय वो से बोलता है कि चलो अपने डेट
के 100 डेज कंप्लीट होने पर एक अच्छा सा खाना खाने को चलते हैं, तुम्हें काफी भूख लगी होगी। एक अच्छा सा खाना खाने के बाद हाईजी सैमन के पास आकर इसे होते और योबिन की पिक्चर वाली पूरी बात बताती है, मगर दोनों को सुनकर होते के दिमाग में चलने वाली खराफात सोचूंगी कुछ समझ नहीं आती है। तब सैमन इसे कुछ नया बताना चाहती है। उससे बोलती है कि उसने पाक योबिन के बारे में काफी रिसर्च किया है, जिसके बाद इसे काफी अजीबोगरीब बातें पता चली हैं। हाईजी बोलती है कि तो फौरन बताओ ना मुझे क्या क्या बातें तुम्हें पता चली हैं। सैमन उससे बोलती है कि जब हम लोगों ने योबिन को फर्स्ट टाइम स्कूल में देखा था, एक्चुअल में उसके स्कूल ट्रांसफर होकर आने का फर्स्ट डे था और वो हमसे पूरा 1 साल छोटी भी है। हाईजी सुनकर बोलती है अगर वो इससे पहले इनके स्कूल में मौजूद नहीं थी और उसे स्कूल में कभी क्लासेस लेते हुए भी नहीं देखा गया है, तो फिर इसके पास स्कूल का यूनिफॉर्म कहाँ से आया है और वो यहाँ पर क्या कर रही है। और जरा इसका एटीट्यूड तो देखो, छोटी होकर कैसे हमसे इनफॉर्मल बात करती है। तो सैमन बोलती है कि इससे भी एक और शॉकिंग बात है, तुम्हें याद है कि हमने एक ओवरवेट लड़की को साल पहले बुली किया था। तो हाईजी याद करके बोलती है कि मीसुन जो कि किसी और स्कूल में शिफ्ट हो गई है, तुम उसी की बात कर रही हो ना। तो सैमन बोलती है कि नहीं, वो स्कूल ट्रांसफर नहीं हुई थी, बल्कि उसने तो स्कूल छोड़ दिया था और इसके चंद माह बाद इसकी डेथ भी हो गई थी। जिस पर हाईजी हैरानगी से बोलती है कि यकीनन उसका एक्सीडेंट हुआ होगा, कार एक्सीडेंट ही हुआ होगा। तो सैमन इससे बोलती है कि तुम्हारा गैस बिल्कुल भी रॉन्ग है, बल्कि उसने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर ली थी। और हाईजी ये सुनकर ठंडी सांस लेकर बोलती है तो तुम्हारा क्या मतलब है कि इसकी सुसाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लेनी चाहिए। तो सैमन बोलती है कि नहीं, तुम्हें परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब तो काफी महीने गुजर गए हैं और अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर सैमन हाईजी को मीसन की डेथ के बाद इतने रिलैक्स होते देखकर बोलती है कि देखो तो एक शख्स अपनी जिंदगी हार गया और इसे तो किसी की मौत सुनकर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फिर हाईजी अपने नियो लाइटर के साथ खेलते हुए सैमन को बोलती है कि चलो तैयारी पकड़ो, हम उसे किल करने जाएंगे। कि देखो तो उस पर सभी के सभी लड़के फिदा नजर आते हैं, उसने तो सभी लड़कों को पागल बना रखा है। तब सैमन को समझ आती है कि वो योबिन को मारने की बात कर रही है। फिर वो दोनों योबिन के पास उसके घर के बाहर पहुँच जाती है और उसका रास्ता काट कर खड़ी हो जाती है। हाईजी अपने साथ सैमन के अलावा 2 और बदमाश लड़कों को भी साथ लेकर गई थी और सामने से आती योबिन को देखकर उस पर तंज करते हुए बोलती है कि भला देखो तो टाउन की इतनी प्रीटी लड़की स्कूल का यूनिफॉर्म पहने कहाँ जाती है, स्कूल में तो कभी नजर नहीं आती है और न ही कभी इसे कोई क्लास लेते देखा गया है, तो फिर आखिर पता तो लगना चाहिए कि ये आजकल किन एक्टिविटीज में फंसी हुई है। तब हाईजी के साथ आए वो दोनों बदमाश लड़के जो कि योबिन को बुली करने आए थे, मगर वो तो इसकी सुंदरता में ही खोकर रह गए थे। वो बोलते हैं कि कितनी प्रिटी गर्ल है, कि आखिर मर्द मर्द ही होता है, न जाने इनका क्या मसला है कि जहाँ प्रिटी वुमेन देखी नहीं वही मक्खियों की तरह बनाने लगते हैं। तब न जाने क्यों योबिन इनके पीछे सहमी खड़ी सैमन को पुकार कर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इनके इतने क्लोज क्यों खड़ी हो, जिसके लिए सब मुड़कर सैमन को देखने लगते हैं कि क्या तुम बनना चाहती हो। मतलब कि इन्हें लगता है कि शायद वो योबिन की साइड पर है और योबिन भी यही चाहती थी कि इनके दरमियान मिसकंसेप्शन पैदा हो। योबिन के उसे बार बार पुकार कर पूछने पर कि वो इनके साथ क्या कर रही है, इनके साथ इतनी क्लोज क्यों खड़ी है, तो सैमन बोलती है कि मेरे डैड होते के हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं और मेरे घर पे फूटी कौड़ी भी नहीं है। मगर योबिन इसको काफी स्कैरी होकर बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ सिर्फ मनी के लिए है। जब हाईजी सैमन की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है कि ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम मेरे हाथों मरोगी, तो इसकी बात सुनकर फौरन ही अपने हाथ में पकड़े इलेक्ट्रिक शॉक को लिए हाईजी के करीब जाकर उसकी बॉडी पर लगा देती है, जिससे हाईजी को काफी तकलीफ होती है और वो नीचे गिर जाती है। तो योबिन इससे बोलती है कि ये तो अभी शुरुआत है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे साथ पंगा ना लेना, मगर तुम बाज नहीं आ रही हो, अब इसका मजा खुद ही चकोगी। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया, अभी पिक्चर तो बाकी है। और इलेक्ट्रिक शॉक से हट हुई नीचे गिरी हाईजी को देखकर वो उसके साथ खड़े लड़कों को बोलती है कि लो संभाल लो अपनी मास्टर लेडी को और इसे वापस अपने घर पर ड्रॉप कर दो। जब वो लोग हाईजी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं तो सैमन वहाँ पर अकेली खड़ी होती है। तो उसे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। योबिन बोलती है कि मैं पाक मीसुन हूँ और सैमन हैरानगी से बोलती है मगर वो तो मर चुकी है। तो योबिन बोलती है कि नहीं, वो जिंदा है और तुम्हारे सामने खड़ी है, और फिर इसके पास से गुजरकर आगे चली जाती है। मगर वहीं पर पार्क में एक ट्री के पीछे खड़ा होते इनकी सभी की सभी बातें सुन लेता है और योबिन का हाईजी के साथ स्कैरी बिहेवियर भी वो देख चुका था। फिर वो खुद से हंसते हुए बोलता है कि वेरी इंटरेस्टिंग, अब खेलने में काफी मजा आएगा। और यहीं पर 4 एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, जिससे होगा ये कि आपको सभी के सभी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे और आप सभी न्यू वीडियोस को टाइम पर देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।